सबमरीन के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह नहीं है कि यह पानी के अंदर कैसे रहती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह एकदम कंप्लीटली पैक्ड बॉक्स की तरह है और इसके अंदर ऑक्सीजन भी यूज होती है, इंजन भी यूज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और भी बहुत मशीनें हैं। उनसे जो एग्जॉस्ट निकलता है उनको हम पानी में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पानी में छोड़ा तो पानी में बबल्स क्रिएट होंगे और दुश्मन को पता लग जाएगा कि यहाँ पर कोई सबमरीन है और वह उसको उड़ा देगा। अब सोचो कि कोई सबमरीन में कोई डीजल इंजन चल रहा है तो वह कितना पोल्यूशन क्रिएट करता है, उसको कैसे मैनेज करते हैं। इस बंद डिब्बे के अंदर सब कुछ इसी के अंदर होता है और बाहर आपको पानी के साथ में कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे पानी में हलचल पैदा हो। जो पीछे की तरफ प्रोपेलर लगे रहते हैं इस सबमरीन को आगे बढ़ाने के लिए, उनको भी इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जब यह सबमरीन आगे चलती है तो वह पानी के अंदर बबल्स क्रिएट ना करे, एकदम साइलेंटली पानी में आगे की तरफ बढ़ते रहे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी नेवी के सबमरीन होते हैं उनके अंदर कोई भी ग्लास या कोई भी विंडो नहीं होती है जिससे वह बाहर ओशियन को देख सके। यह कंप्लीटली एक बॉक्स की तरह पैक होती है। सबमरीन कितनी डेप्थ में वाटर में जा सकती है, यदि कोई सबमरीन डूब रही है तो उसमें जो क्रू मेंबर होते हैं उनका क्या होता है, इनमें जो कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है वह किस टाइप का होता है, इन सभी क्वेश्चन के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। इस सबमरीन के बारे में एक एक फैक्ट्स लेते हैं और उनको सोल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट फैक्ट है सबमरीन पानी के अंदर कैसे जाता है। सबमरीन से बाहरी ओशियन के अंदर बड़े बड़े शिप होते हैं, वह तो नहीं डूबते, वह तो कितना सारा वजन लेकर सरफेस पर आराम से चलते हैं। तो फिर यह सबमरीन कैसे पानी के अंदर डूब कर जाता है, पहले इसे आसान भाषा में समझते हैं। इस सबमरीन के अंदर 3 टैंक होते हैं, एक बीच में और एक फ्रंट और एक रियर साइड में। जब पानी में इस सबमरीन को नीचे जाना होता है तो यह जो बीच का टैंक होता है इसके अंदर पानी भर दिया जाता है, तो सबमरीन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा हो जाएगी और सबमरीन आसानी से पानी के अंदर चली जाएगी। और जो आगे पीछे के टैंक है वह सबमरीन को बैलेंस करने के लिए काम में आते हैं। जैसे सबमरीन को पानी के नीचे की तरफ जाना है तो आगे वाले टैंक में पानी भर देंगे और पीछे वाले में खाली कर देंगे, तो यह इसका मुंह नीचे की तरफ हो जाएगा और नीचे की तरफ बढ़ती रहेगी। और जब सबमरीन को सरफेस पर आना होता है तो जो बीच का टैंक है इसके पानी को निकाल दिया जाता है और इसके अंदर कंप्रेस्ड एयर भर दी जाती है, जिससे सबमरीन हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ आ जाती है। यह जो 3 टैंक है इनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हो। टेक्निकल लैंग्वेज में जो बीच का टैंक है उसको बालास्ट टैंक बोलते हैं और आगे पीछे के टैंक को रियर ट्रिम और फॉरवर्ड ट्रिम टैंक बोलते हैं। आगे फैक्ट नंबर 2 पर चलते हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि सबमरीन कितनी गहराई में पानी में जा सकती है। देखिए सबमरीन कितनी गहराई में जा सकती है इसके बारे में कोई भी देश की नेवी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती है, क्योंकि यही तो इसकी हिडन क्वालिटी होती है। जब सबमरीन को किसी पर अटैक करना होता है तो वह पानी में कौन सी जगह पर है इसके बारे में दुश्मन को ज्यादा जानकारी ना हो, यही बेहतर रहता है। लेकिन इंटरेस्टिंग यहाँ पर यह है कि यदि हम ओशियन को डेप्थ के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दे तो यह सबमरीन का एरिया होता है कि कौन से एरिया में यह सबमरीन काम करेगी और कौन से एरिया से यह अटैक करेगी। टेस्ट डेप्थ वह एरिया है जिसमें सबमरीन अपने नॉर्मल ऑपरेशन को परफॉर्म करती है नॉर्मल कंडीशन के अंदर। इसके बाद यदि और डेप्थ में जाए तो आती है ऑपरेटिंग डेप्थ। इस एरिया में सबमरीन अपने जो भी ऑपरेशन है वह अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। जब कोई वार होती है तो इस एरिया से सबमरीन को ऑपरेट किया जाता है। एक तरीके से ऐसा कहा जा सकता है कि सबमरीन की जो पानी में डेप्थ में जाने की कैपेसिटी होती है उसमें से इस ऑपरेटिंग डेप्थ के अंदर यह सबमरीन सही से काम करती है, अपने पूरे ऑपरेशन को अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। लेकिन यदि सबमरीन इसके आगे और चली गई पानी की डेप्थ में तो इस एरिया को क्रश डेप्थ बोलते हैं। यहाँ पर सबमरीन के साथ में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब सबमरीन डूबने की कंडीशन में आ गई है और इतनी गहराई में सबमरीन पर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि वह इस प्रेशर को सहन नहीं कर सकती, क्योंकि पूरा का पूरा ओशियन इस सबमरीन को प्रेशराइज कर रहा है पानी से। फैक्ट नंबर 3 की भी हम इसी पॉइंट में जान लेते हैं कि इस डेप्थ के अंदर सबमरीन और सबमरीन के अंदर जो क्रू मेंबर की टीम है उसके साथ में क्या होगा। जब यह सबमरीन बहुत गहराई में चली जाएगी यानी क्रश डेप्थ में, तो पानी का प्रेशर इस सबमरीन को उस तरीके से टुकड़ों में तोड़ देगा जिस तरीके से हम किसी गुब्बारे को पकड़कर फोड़ देते हैं। जब सबमरीन अपनी बाउंड्री को क्रॉस करके चली जाती है नीचे की तरफ तो इसमें काम करने वाली जो क्रू मेंबर की टीम है वह भी इस प्रेशर को सहन नहीं कर पाएगी और उनके लंग्स और हार्ट फेल हो जाएंगे और इस प्रेशर की वजह से इस सबमरीन में एक जबरदस्त धमाका होगा और इसके इतने टुकड़े हो जाएंगे कि यदि इसको कोई ढूंढने भी आएगा तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से जो सबमरीन होती है इसके एरिया में रहकर ही वह अपना काम करती है और वह एक्चुअल में कितनी डेप्थ पर जा सकती है इसके बारे में कोई कंफर्म डेटा किसी के पास में नहीं होता, सिर्फ नेवी के पास में होता है। अब
बात करते हैं फैक्ट नंबर 4 की। इस फैक्ट में हम यह जानेंगे कि जब यह पूरी तरीके से एक बॉक्स की तरह पैक है तो इसमें इंजन कैसे काम करता है। देखिए, आज के टाइम में दो तरीके की सबमरीन है। एक सबमरीन वह है जिसमें डीजल इंजन यूज होता है और एक सबमरीन आज के टाइम में न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी यूज होती है। जो डीजल इंजन सबमरीन होती है उसमें जब डीजल इंजन को स्टार्ट किया जाता है तो वह बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है और एक बंद डिब्बे के अंदर यदि यह इंजन चलता रहेगा तो इसके अंदर जो भी काम करने वाले क्रू मेंबर है वह मर जाएंगे घुट घुट के। तो इसलिए इसमें डीजल इंजन के साथ में एक बहुत ही बड़ा बैटरी पैक होता है। तो इस डीजल इंजन का इन बैटरी को चार्ज करने के लिए काम में लिया जाता है। जब इन बैटरी को चार्ज करना होता है तो सबमरीन ओशियन के सरफेस पर आती है और अपने इंजन चालू करती है और इन बैटरी को चार्ज करती है। जब यह चार्ज हो जाती है तो इंजन को बंद करके यह अपने डेप्थ में वापस चली जाती है। डीजल इंजन वाली सबमरीन को 48 आवर के बाद में एक बार सरफेस पर आना ही पड़ता है बैटरी को रिचार्ज करने के लिए और इन्हीं बैटरी से एक मोटर के थ्रू जो प्रोपेलर लगा है इस सबमरीन को आगे बढ़ाने के लिए वह रोटेट होता है और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है वह भी इन्हीं बैटरी से मिलता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन होती है उसके अंदर बैटरी वाला सिस्टम नहीं होता है। वह इंजन ही एनी टाइम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और सबमरीन को चलाता है। न्यूक्लियर पावर से यहाँ पर स्टीम टरबाइन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इसी वजह से यह सबमरीन 90 दिनों तक पानी में रह सकती है, लेकिन इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। 4 डीजल इंजन सबमरीन के बराबर एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन की कॉस्ट आती है और साथ में न्यूक्लियर पावर वाला इंजन कंटिन्यूअसली चलता रहता है तो यह पानी में आवाज भी बहुत ज्यादा करता है। लेकिन दोनों इंजन के अपने अलग अलग फायदे हैं और नुकसान है। डीजल इंजन को अपनी बैटरी को पानी में रिचार्ज करने के लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई जिसका नाम है सनोवर्केल। इसके अंदर सबमरीन जब पानी में होता है तब इस सनोवर्केल की हेल्प से जो इंजन का एग्जॉस्ट है उसको एक पाइप के थ्रू ओशियन के सरफेस पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन इनका भी नुकसान है कि किसी को पता लग सकता है कि यहाँ पर कोई सबमरीन है। सबमरीन के अंदर ओशियन का जो पानी है उसी को डिस्टिलेशन की प्रोसेस से पीने लायक बनाया जाता है और ओशियन के पानी से ही ऑक्सीजन निकालकर यहाँ पर काम में ली जाती है क्रू मेंबर्स के सर्वाइवल के लिए। बाकी टाइम टू टाइम सबमरीन को अपनी ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए बैटरी को रिचार्ज करने के लिए सरफेस पर आना ही पड़ता है और पानी में यह सिक्योरिटी पर्पज से इन सब को नहीं छोड़ सकते। फैक्ट नंबर 5, सबमरीन का कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है। देखिए, जो जीपीएस सिस्टम होता है वह पानी में काम नहीं करता है, इसलिए सबमरीन में सोनार, साउंड एंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम यूज होता है। यह डिवाइस पानी में साउंड वेव को छोड़ता है और जब कोई दूसरा शिप या सबमरीन इसके एरिया में आता है तो यह साउंड वेव सामने वाली डिवाइस से टकराकर वापस इसी के पास में आ जाती है। उसी से यह डिटेक्ट करता है कि यहाँ पर कोई डिवाइस है। लेकिन जब सबमरीन को सरफेस पर कांटेक्ट करना है तो यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि रेडियो वेव पानी के अंदर काम नहीं करती है तो जीपीएस काम नहीं करेगा। और आज भी जब सबमरीन पानी की गहराई में होती है तो अर्थ से कांटेक्ट करने के लिए वेरी लो फ्रीक्वेंसी सिस्टम यूज करती है। पहले के टाइम में सबमरीन को कांटेक्ट करने के लिए सरफेस पर आना पड़ता था, लेकिन यदि आज सबमरीन सरफेस पर आएगी तो फिर उसका मतलब क्या रह जाएगा। इसलिए वेरी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल सबमरीन से जनरेट किया जाता है और इसको रिसीव करने के लिए बहुत ही बड़े बड़े एंटीना लगाने पड़ते हैं अर्थ पर। फिर भी उनकी एफिशिएंसी बहुत ही कम होती है, क्लियर सिग्नल नहीं मिलता, क्योंकि वेरी लो फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ तो ठीक होती है लेकिन जो इसमें इन्वायरमेंट के जो डिस्टरबेंस है वह उसके साथ में मिक्स हो जाते हैं और यह फ्रीक्वेंसी लॉस्ट हो जाती है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी बहुत ही कम होती है। लेकिन फिर भी सरफेस से कांटेक्ट करने के लिए सबमरीन पानी की गहराई में होते हुए भी अपना एंटीना पानी की 10 मीटर तक की गहराई में लेकर आती है और फिर उससे सिग्नल जनरेट करती है और कम्युनिकेशन किया जाता है। और आपको बता दूं, यह जो सबमरीन से कांटेक्ट करने का सिस्टम है यह सिर्फ कुछ ही कंट्री के पास में है, जिनमें से यूएसए, चाइना, रशिया और अपना इंडिया भी है। फैक्ट नंबर 6, अब बात आती है कि जब यह सबमरीन पूरे तरीके से एक बॉक्स की तरह पैक है तो जब कभी बाहर देखना होता है इससे तो कैसे देखते हैं। उसके लिए इस सबमरीन के अंदर एक पेरिस्कोप लेंस होता है जो 360 डिग्री तक देख सकता है और आजकल यह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से नाइट में भी अच्छे से देख सकता है, ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देख सकता है। तो बेसिकली पेरिस्कोप लेंस ही है जो सबमरीन के बाहर देख सकता है और यह लेंस सबमरीन के ऊपर लगा रहता है। सबमरीन का जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम होता है यह सबमरीन के ऊपर ही होता है। फैक्ट नंबर 7,
अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि इस सबमरीन को पानी में जाना कहाँ पर है, कहाँ पर इसको रुकना है, क्योंकि बाहर तो इसमें देखने के लिए कुछ है ही नहीं। देखिए ओशियन में भी नेविगेशन सिस्टम होता है। जब यह सबमरीन सरफेस के पास में होती है तो अपने एंटीना को यूज करके सैटेलाइट के थ्रू अपनी पोजीशन को पता करती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पानी में जीपीएस काम नहीं करता, तो यहाँ पर ओशियन का जो नेविगेशन सिस्टम होता है जो पानी के अंदर काम करता है उसका नाम है आईजीएस यानी इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम। यह बहुत ही एक्यूरेट होता है और इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे सेंसर होते हैं, जैसे एक्सेलेरोमीटर होता है, जायरोस्कोप होता है। इन सेंसर की हेल्प से जो कंप्यूटर होता है वह कैलकुलेशन करता है और हमें डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है कि हमारी एक्चुअल में पोजीशन कहाँ है, हम किस साइड में जा रहे हैं, आगे चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं, सबमरीन का एंगल क्या है, यह सब इसी आईजीएस से ही पता चलता है। फैक्ट नंबर 8, सबमरीन किस स्पीड पर चलता है। सबमरीन की कोई ज्यादा स्पीड नहीं होती है, हाईएस्ट स्पीड 37 किलोमीटर पर आवर है और वह भी जो एडवांस टेक्नोलॉजी की सबमरीन है उनकी। बाकी इसकी स्पीड 23 किलोमीटर पर आवर से 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के अंदर वेरी करती है। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ इस सबमरीन को लेकर। आपको पता है ओशियन में बहुत सारी वेव आती है, पर यह वेव इस सबमरीन का कुछ भी नहीं कर सकते। जब बहुत ज्यादा हाई वेव ओशियन के अंदर आती है तो यह सिर्फ 5 या 10 डिग्री तक इस सबमरीन को हिला सकती है। इस 5-10 डिग्री से ज्यादा इस सबमरीन पर ओशियन की वेव का फर्क नहीं पड़ता है। सबमरीन को जब पानी में टर्न लेना होता है तो इसके अंदर भी फिन्स लगे रहते हैं, जैसे एयरप्लेन वाले वीडियो में मैंने बताया था। उस टाइप से ही सबमरीन के अंदर एलिवेटर और रडर्स पीछे की तरफ लगे रहते हैं पानी में इसको टर्न लेने के लिए। सबमरीन के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन होते हैं, जैसे मैंने अभी एक वीडियो में ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बात की थी। तो ब्रह्मोस मिसाइल को भी सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। बाकी इसमें न्यूक्लियर वेपन भी होते हैं और भी बहुत वेपन इस सबमरीन से लॉन्च कर सकते हैं। सिर्फ 4-5 कंट्रीज के पास में ही अपना खुद का सबमरीन है, जिसमें हमारा इंडिया भी है। जब कोई वार होती है तो सबमरीन के जो वेपन होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि यह एक तरीके से छिपे हुए रहते हैं। कब कहां से अटैक हो जाए दुश्मन को ज्यादा पता नहीं रहता इसके बारे में। इसके अलावा बहुत टाइप के सबमरीन होते हैं। एक अटैक सबमरीन होता है जो कम दूरी के दुश्मन पर अटैक करता है। इसके अलावा एक बैलिस्टिक सबमरीन होता है जो लंबी दूरी से अटैक करता है। बाकी इन सबमरीन के अंदर इंटेलिजेंस सर्विलेंस का पूरा सिस्टम लगा रहता है सबमरीन के अंदर से, जिसको कंट्रोल किया जाता है। बाकी मेरे हिसाब से मैंने आपको सबमरीन के बारे में बहुत कुछ एक ही वीडियो में कवर कर दिया है एंड आई होप दैट कि वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पर विजिट कीजिए और ऐसे ही वीडियो को और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।